हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। देखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये उस दिन हम एक टॉपिक पढ़ाए थे इंग्लिश में, करंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ाए थे, ठीक है। और ठीक है, उसके आगे फिर हम आज पढ़ाते हैं। देखो, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ किसने बनाया या क्या, जो भी उसके बारे में जानकारी है उसको आज हम बताते हैं, जो पॉलिटेक्निक के लिए और सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, ओम्स लॉ के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो देखो, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ यहाँ पे पढ़ो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के नियमानुसार द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? विभवांतर। दो विभवांतर किसको कहते हैं? कभी भी कोई पूछे विभवांतर, ठीक है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो, एक मान लो वायर है तो उसमें उसके दो नोडों पर जो विभव में अंतर होगा, जो चार्जेस में अंतर होगा पोटेंशियल में, उसको ही क्या बोलते हैं? हम विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम वोल्टेज से डिफाइन कर देते हैं कि हाँ ये वोल्टेज होता है, ठीक है। इसको नहीं, इस पेन से पढ़ सकते हैं, हाँ इस पेन से सही पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, व्यवहांतर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हम बोले अभी किसी भी चालक तार के दो सिरे, एक मान लो ये है, एक ये है, तो दो दो सिरों पे होगा, ठीक है। तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर, एक चालक पर, टू द करंट आई, ठीक है। एनी पॉइंट्स ऑफ ऑन ए टू कंडक्टर टू द करंट, ठीक है। जो ये क्या है? रेशियो है, जो है टू द करंट मतलब धारा के साथ, फॉलोइंग बिटवीन देन, जो उसके चालक में बह रहा होगा। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये चालक है, ठीक है, तो इसके दो सिरों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वी और इसमें बहने वाली धारा आई, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम? ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि देखो, इसको आगे मिटा देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रबड़ को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो इसको, अच्छा ये रबड़ से मिट जा रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे लाइन रखते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, लेकिन इसमें क्या एक शर्त है कि जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो चेंज नहीं किया जाएगा, जब तब ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। इसको जब ये रेशियो है तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे V अपॉन आई, ठीक है। रेशियो को कैसे लिखते हैं? V अपॉन आई, तो ये रेशियो हो गया वोल्टेज और करंट का, तो V अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब उसके बाकी सभी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी, टेम्परेचर तो उसी को हमने क्या मान लिया? बराबर में ये रहेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा तो इसको अब इसमें कांस्टेंट मटेरियल होता क्या है किसी भी कंडक्टर का? किसी भी कंडक्टर में अगर वोल्टेज और करंट में चेंजेस आ रहे हैं और बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट हो रही हैं, तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, तो उसमें आर जो है उसकी कांस्टेंट की जगह पर ले लिया जाता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, दिखाई दे, तो आर जो है यहाँ पे ले लिया जाता है, तो इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा प्रचलन में याद नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रचलन में जो है हम आगे बता रहे हैं उसको ज़्यादा याद रखा जाता है। देखो ये है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ़ द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंपोनेंट, अगर किसी ओम्स लॉ के नियमानुसार अगर किसी भी कंडक्टर के जो है टेम्परेचर और फिजिकल कंपोनेंट जिसको मतलब छू सकते हैं, लाइक है उसका मेटल
और ये सभी जो है सिस्टम क्या रहे, रिमेंस कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, देन द वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगी बिटवीन दो सिरों से जो निकली हुई वोल्टेज होगी ऑफ अ रजिस्टर, एक रजिस्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे सीधे जो है प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी टू द करंट। ठीक है, करंट के। तो इसको कैसे लिखते हैं, जब ये समानुपाती होगी तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, V इज प्रोपोर्शनल I। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल I। अब जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसमें जब कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको क्या हम ले लेते हैं, R, जो है उसमें, क्योंकि बोल ही दिए, जो है उसमें टेम्परेचर और उसके फिजिकल कंपोनेंट जब कांस्टेंट रहेंगे तो फिजिकल कंपोनेंट का मतलब उसका मेटल कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो रेजिस्टेंस को ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी क्या है, ओम्स लॉ का सूत्र बन जाता है। अब यहाँ से क्या है कि अगर हमको V बराबर लिखना है तो IR हो गया। ठीक है, और I बराबर कभी भी निकालना हो तो यहीं से क्या निकाल लेते हैं, I बराबर कभी भी निकालना हो तो क्या निकाल लेते हैं, V/R निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे R बराबर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, R बराबर निकालना हो तो R बराबर V/I। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू निकल आ जाती हैं। ठीक है, V/R रह जाएगा I बराबर, और R बराबर I बराबर V/R आ जाएगा। V सदैव ऊपर ही रहता है। ठीक है, न्यूमरेटर में, तो इस तरीके से ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक ये छोटा सा ये लिखे हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इफ वोल्टेज चेंज देन इट इज आल्सो इफेक्ट द करंट। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब एक और भी होता है कि अगर वोल्टेज में चेंजेस करेंगे, अगर मान लो कुछ भी वोल्टेज चेंज होती है तो उसमें करंट भी इफेक्टेड होगा। ठीक है, इसको ऐसे हम दर्शा सकते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई एक तार है जिसका कोई एक रेजिस्टेंस है, तो इसमें के दो सिरों पे क्या है कि कुछ वोल्टेज मिल रही है, उसको V बोल रहे हैं, इसमें बहने वाला करंट जो है I है, तो इसको ओम्स लॉ के अनुसार इसमें फिट करेंगे तो ये वाला हमको इक्वेशन मिलेगा। तो इसके अनुसार हम कोई भी वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक पेज पर लिख लेना है जिससे ये आगे चल के बहुत ज़्यादा याद रहे। ठीक है, तो अगला देखते हैं एक थोड़ा सा और इसके बारे में। देखो अब कुछ लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, वो क्या क्या हैं ये देखते हैं हम। देखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ कहाँ पर वैलिड रहता है, जहाँ पर जो मतलब तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं हो, कॉन्स्टेंटली रहे, तो ओम्स लॉ की वैल्यूज जो हैं कांस्टेंट ही रहेंगी। ओम्स लॉ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ओम्स लॉ किस पर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर में लगा हुआ मटेरियल है, वो एलिमेंट जो भी है कंडक्टर में लगा हुआ या कहीं डिवाइस में लगा हुआ, तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, नेचर पे उसके बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखो, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लाइनियर, बाइलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, ओम्स लॉ जो है इन सभी पर वैलिड रहता है। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये लाइनियर, बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट्स होते क्या हैं, अब ये देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो लाइनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, लाइनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं, आगे देखो पढ़ते हैं। लाइनियर, देखो यहाँ दिया है लाइनियर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइनियर एलिमेंट ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो मतलब एक लाइनियर एलिमेंट की, वो क्या होंगी कि सदैव वो एक ओरिजिन से जो है पास होगा और एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब उससे निकलने वाली वैल्यू, ये कर्व बनती किससे हैं, जब हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो उस चेंजिंग की वजह से क्या वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सदैव इस तरीके के आएंगे कि यहाँ पे मान लो अगर हम वोल्टेज और करंट का कर्व बनाएं तो वो सदैव जो है सीधा ही बनेगा। अगर ऐसा डिपेंड है तो इसका मतलब उस एलिमेंट पे ओम्स लॉ भी वैलिड रहेगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं लाइनियर। अगर ये देखो, अगर ऐसा हुआ कभी, जैसे वोल्टेज करंट, ये ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन ये पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो जीरो वाला पॉइंट होता है वो ओरिजिन का पॉइंट होता है। देखो उसको और जूम करके दिखाएं, चलो इसको ये समझ लो, ये जीरो वाला जो पॉइंट होता है, देखो और दिखा, ओ शिट, ठीक है, यहाँ पे देखो वो पॉइंट हट गया, कोई बात नहीं, देखो इसको रबड़ से काट दे, ओहो ये तो हट ही जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाला पॉइंट नहीं है कुछ, ठीक है। तो ओरिजिन इस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो यहाँ से पास होते हुए अगर जाती लाइन तो इसको बोलते हैं नॉन लाइनियर, बट ये यहाँ से पास हो रही है, इसके लिए वो इस यहाँ से अगर पास होती हुई जाती है तो लाइनियर, ठीक है, इसको लाइनियर बोलते हैं, ठीक है, क्यों, ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे है तो स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर है, ओरिजिन पर नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन लाइनियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखो इसको, ठीक है। अब अगर कभी भी मान लो ऐसा हो गया, ये इसकी तरह कि ओरिजिन से तो छू रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन से तो छू रहा है, ऐसे करके देखो, बड़े करके बनाते हैं तो इसको सही से समझ में आएगा। ठीक है, इसको देखो, ये ओरिजिन से तो छू रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐसे करके बनाया अगर हम, ठीक है, तो ये ओरिजिन से तो छूता हुआ जाएगा, बट ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नॉन लाइनियर ही होगा। तो इन पर जो है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर कोई पूछे, ओम्स लॉ डिपेंड करेगा, नो, ठीक है। तो अगर इस पे भी कोई पूछे ओम्स लॉ डिपेंड करेगा क्या, यहाँ पे अगर कोई पूछे ओम्स लॉ डिपेंड करेगा क्या, नो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पता रखना है। वैसे ये पॉलीटेक्निक में तो बहुत ही कम यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वो बीटेक वालों को, और गेट में जो भी है, और कोई कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसको ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, तब फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगला, देखो ये कोई अगर पूछे कि लाइनियर एलिमेंट के एक आध एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्या बताओगे, RLC, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर बाइलेटरल में कोई पूछे तो बाइलेटरल की क्या होती है, बाइलेटरल मीन्स ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है, एकदम सिमेट्रिकल, सीधा रहेगा। सिमेट्रिकल का मीन्स क्या होता है कि मतलब मान लो ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो फर्स्ट और सेकंड पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, एक तो फर्स्ट और सेकंड, ये थर्ड पे, ठीक है, एक सेकंड और फोर्थ पे, तो ठीक है, इस पे क्या है कि रेड कलर लेते हैं तब बता दें, या तो इस तरीके से सीधी रहे लाइन, ठीक है, या फिर इस तरीके से सीधी रहे, ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, बट क्या है कि ये ओरिजिन से होते हुए जा रही हैं, तो ये दोनों ही बाइलेटरल की लाइन हैं। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो ये देखो, बाइलेटरल का मतलब होता है दो दिशीय, मतलब दोनों दो उसमें ग्राफ में काम करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है आगे चल के कि देखो ये वाला ग्राफ बाइलेटरल भी है, लाइनियर भी है, ये तो हम लाइनियर के ऊपर की कंडीशन इसमें फॉलो हो ही रही है पक्का, ठीक है। ये वाला ग्राफ लाइन बाइलेटरल भी है, लाइनियर भी है, एस का मतलब सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या है, यूनिलेटरल है और नॉन लाइनियर है, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब ऊपर ही एक ही ग्राफ में इसको बना रहे हैं, डाउन लेंथ पे नहीं बना रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं आया, तो इसलिए ये यूनिलेटरल, मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों को इस तरीके से काट के बनाना चाहिए, तो वो वाले जो वैल्यू बनाएगा वो सब बाइलेटरल रहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे देखो ये क्या है, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट किसको कहते हैं,
जो ऐसे एलिमेंट जो ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करें, ठीक है। पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब द एनर्जी, जो अब ऊर्जा को क्या करें अपने अंदर अवशोषित करें। वेयर एज द एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, डिलीवर्स द एनर्जी। और जो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव का उल्टा होता है एक्टिव, तो वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं एनर्जी को, ठीक है। इनमें जो है आर एल सी जो है पैसिव एलिमेंट है, बट एल और सी की आर तो पक्का पैसिव एलिमेंट है ही है, ठीक है। ये सदैव इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करता है, क्योंकि इसमें एनर्जी कुछ न कुछ खपत ही होती है। लेकिन एल और सी का थोड़ा अलग है। एल और सी का क्या अलग है, तो देखो उसमें क्या है कि एल क्या है, जैसे पहले अगर शुरुआत में अगर हम एल को देखें कि अगर हम मान लो किसी डिवाइस में ऐसा बिना चार्ज किया हुआ एल लगा देते हैं, तो उसमें क्या है कि उस कंडीशन में एल डिस्चार्ज होता है, तो ये पैसिव एलिमेंट का काम करता है, ठीक है। पैसिव एलिमेंट जैसा काम करता है। पैसिव एलिमेंट जैसा क्यों करता है, क्योंकि ये चार्ज हो रहा होता है, तो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। और जब ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, तो अगर वहाँ से फिर लाइन कट हो जाए, तो ये कुछ देर तक एनर्जी को प्रवाहित भी करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो जब डिलीवर करते हैं कुछ देर तक, तब तक ये फिर क्या बन जाते हैं, एक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि ये कब पैसिव है और कब एक्टिव है, ये दोनों ही काम कर लेते हैं। सेम एज कैपेसिटेंस का तुम देख सकते हो, कैपेसिटेंस जब तक अनचार्ज है, तो अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाओगे तो ये अपने अंदर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा, स्टोर करेगा। गांव में देखे होगे ये तो नहीं देखे होगे एल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब लोग देखे होगे, पंखा में लगाते हैं, तो उसके दो तारों को कभी भी क्या करना कि जाके बोर्ड में लगाना, ठीक है। दो तार निकले होते हैं, तो उनको बोर्ड में लगाना, तो वो एकदम चार्ज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और उसके जब उन दोनों तारों को आपस में मिला दोगे, तो एकदम चटाक की आवाज़ आके बहुत तेज़ी से, और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसने क्या किया, जब एनर्जी बोर्ड में लगाए तब तो अपने अंदर स्टोर की, तो तब वो कैसा एलिमेंट था, पैसिव एलिमेंट था, क्योंकि उसने एनर्जी को खाया, मतलब अपने अंदर लिया, कुछ खपत की। और थोड़ी देर बाद जब उसमें हम दूसरा जब चार्ज को आपस में जोड़े, तो उसने एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया, डिलीवर किया, तब फिर वो क्या कौन सा एलिमेंट बन गया, एक्टिव एलिमेंट बन गया। तो ये डिपेंड करता है वो कब पैसिव में और कब एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है। अब आगे देखो इसके बारे में थोड़ा और। एक्टिव पैसिव एलिमेंट हो गया, अब कौन से एलिमेंट बचे, किस पर और डिपेंड करता है और कुछ, ठीक है। ये नेचर, लीनियर, बायलेटरल और पैसिव एलिमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों हमने करा दिए, और तीनों ये समझने लायक है, समझ भी गए होगे हमारे हिसाब से तुम लोग, ठीक है। तो इसको ओम्स लॉ को इसी तरीके से समझ लें। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो उसको लिख के भेज देना, तो उस पर हम दोबारा से वीडियो बना, इसमें क्वेश्चन और भी कराएंगे हम, ठीक है। तो मतलब उससे जुड़े रहने के लिए सभी लोग जानते हो आजकल यूट्यूब पे तो, कि अगर किसी भी चैनल से जुड़े रहना है, तो उसमें क्या है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है होता है, और उस पर आने वाले बेल आइकन को क्लिक कर लेना होता है, जिसमें ऐसे करके बेल आइकन उस वाले को करना होता है जिस पे ऊपर को ऐसे करके 2 बने होते हैं, तो जिससे क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है अगली वीडियो का। तो जो चैनल से जुड़े रहने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस पर अभी न्यूमेरिकल और सभी की इस पर वीडियो आएंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और सभी लोग घर पे रहो, एकदम सेफ रहो, ठीक, ओके।